सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम काली डायरी का रहस्य के उस चैप्टर का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने सच में नींद उड़ाकर रख दी है। सलाखों के पीछे की फुसफुसाहट। आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर में गोता लगाने वाले हैं जहां हकीकत क्या है और वहम क्या है, इसके बीच का फर्क आपको समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करना शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 2:13 पर। सेंट्रल जेल का वो सन्नाटा, मतलब ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे। ऐसा लगता है जैसे इस खामोशी ने आसपास की सारी आवाज़ों को निगल लिया हो। और उस पर वो टूटी छत से टपकते पानी की टप टप टप। ये सिर्फ रात का कोई आम पहर नहीं है, ये पिंकू की जिंदगी में आने वाले एक बहुत भयानक तूफान से पहले की डरावनी शांति है। अब यह पिंकू की हालत देखिए, एकदम झकझोर देने वाली। एक कोने में सिकड़ा हुआ, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर वो गहरी थकान। वो खुद से कांपती हुई आवाज में पूछता है, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एक अपराधी हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे इंसान का दर्द है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हालत देख के ही समझ आ जाता है कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर कितना ज्यादा थक चुका है। और फिर एकदम से उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, बिल्कुल उसके कान के पास, एक रहस्यमयी फुसफुसाहट। क्योंकि इंसान सच नहीं देखता, वो सिर्फ कहानी देखता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरी कोठरी में बिल्कुल अकेले हैं और तभी कोई आपके कान में ये फुसफुसाए। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये कहानी का पहला ऐसा पल है जहां हमें अलौकिक या सुपरनैचुरल चीजों का एहसास होता है। और ये बात कितनी गहरी है, दुनिया अक्सर वही सच मान लेती है जो उसे दिखाया जाता है। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा खौफनाक है। वो आवाज सुनकर पिंकू डर के मारे पलटता है। वो एकदम सुन खड़ा है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। सामने की दीवार खाली है, लेकिन जो दीवार पे उसकी खुद की परछाई है ना, वो धीरे धीरे खौफनाक सी मुस्कान में बदल रही है। मतलब पिंकू हिल भी नहीं रहा, पर उसकी परछाई मुस्कुरा रही है। ये विरोधाभास सच में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में वहां कोई बुरी शक्ति है, या पिंकू का दिमाग अब पूरी तरह से उसका साथ छोड़ चुका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो परछाई अचानक अपना हाथ उठाती है और दीवार पर अपने आप कुछ शब्द खुरचे जाने लगते हैं, जैसे कोई नाखून से दीवार खुरच रहा हो। वो शब्द हैं, टूटे हुए इंसान की आवाज नहीं होती, उसका अंधेरा बोलता है। ये सिर्फ दीवार पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये सीधे पिंकू के दिमाग पर वार कर रहे हैं। वो खौफ से पीछे हटता है और तभी उसके पैर से टकराकर लोहे का एक मग नीचे गिरता है और उस डरावने सन्नाटे में वो मग गिरने की तेज आवाज पूरी जेल में गूंज उठती है। खैर, इस घुटन भरी अंधेरी कोठरी से निकलकर अब हम सीधा चलते हैं सीसीटीवी कंट्रोल रूम की उस ठंडी नीली रोशनी में, जहां कहानी का एक दूसरा ही पहलू हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ भवानी और राघव यानी रैग्स तनेजा के बीच जो टकराव है वो बहुत दिलचस्प है। भवानी फुटेज देखकर साफ तौर पर बेचैन है। एक एंगल से ऐसा लग रहा है मानो पिंकू जबरदस्ती कर रहा हो। भवानी शक में कहती है, ये उससे अलग क्यों लग रहा है जो मैंने देखा था। उसका ये शक हमारे अंदर भी सवाल पैदा करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राघव का लॉजिक एकदम ठंडा और सधा हुआ है। वो कहता है, आंखें धोखा दे सकती हैं लेकिन कैमरे नहीं। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं है, ये इंसानी आंखों देखे सच और डिजिटल सबूतों के बीच की एक बहुत बड़ी जंग है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद परेशान करने वाली डिटेल है। जिस पल भवानी तय करती है कि वो कोर्ट में पीछे नहीं हटेगी, ठीक उसी पल उन स्क्रीन्स की नीली रोशनी में राघव के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान हमें साफ तौर पर एक हिंट दे रही है कि बॉस, जो कैमरे में दिख रहा है शायद वो पूरा सच तो बिल्कुल नहीं है, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। अब हम वापस जेल की सलाखों की तरफ मुड़ते हैं, जहां जूतों की भारी आवाज और लोहे से टकराते डंडों की गूंज बता रही है कि पिंकू के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पूछताछ करने वाले पुलिस वाले जो कानूनी सबूत पिंकू के सामने रखते हैं वो बहुत ही ठोस हैं। साफ सीसीटीवी फुटेज, बाकायदा दर्ज की गई शिकायतें और गवाहों के पक्के बयान। पुलिस का रवैया बिल्कुल साफ है कि भाई सबूत तुम्हारे खिलाफ है, और यही हमें दिखाता है कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसे काम करता है। उसे सिर्फ ठोस सबूत चाहिए। आपकी कहानी या आपकी भावनाओं के लिए इस कठोर सिस्टम में कोई जगह नहीं है। पिंकू की कोई सुनने वाला नहीं है। और इस सबके बीच पिंकू का जो रिएक्शन आता है ना, वो सच में आपका दिल तोड़ देगा। उसकी आंखें भर आती हैं।
वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर वो जो बात बोलता है वो इस पूरे हिस्से का सबसे इमोशनल पल है। जिन्हें अपना समझा था वही गवाही बनकर खड़े हो गए। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी, मैंने नकाबों को चेहरा समझ लिया। ये सिर्फ एक केस हारने का गम नहीं है, ये अपनों से मिले धोखे का वो दर्द है जो किसी भी इंसान को अंदर से खत्म कर सकता है। लेकिन असली खौफ तो पुलिस के जाने के बाद शुरू होता है, जब वो उस अंधेरी कोठरी में फिर से बिल्कुल अकेला रह जाता है। पुलिसकर्मियों के जाने के बाद जो सन्नाटा छाता है वो पिछले सन्नाटे से भी ज्यादा डरावना है। पिंकू धीरे से वापस बैठता है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा है कि कोई कोई और भी है वहां उस कोठरी में। एक ऐसी अनदेखी मौजूदगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। वो सिर घुमाकर देखता है, कोई नहीं है। लेकिन तभी सबसे खौफनाक चीज होती है। पिंकू के अपने ही मुंह से, उसकी अपनी ही आवाज में ये शब्द निकलते हैं, कल अदालत में फैसला होगा, लेकिन सजा तुझे आज से मिलनी शुरू हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, पिंकू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसका अपने ही शरीर, अपनी ही आवाज पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। वो अंधेरा, वो खौफनाक साया अब पूरी तरह से उसके अंदर घुस चुका है। और ठीक इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या बेगुनाह साबित ना हो पाने के डर से पिंकू इस हद तक टूट चुका है कि वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा है? या फिर उस जेल के घुटन भरे अंधेरे में सच में कोई ऐसी खौफनाक ताकत है जिसने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है? आखिर असली दुश्मन है कौन? ये अंधा कानूनी सिस्टम, वो रहस्यमयी परछाई, या खुद पिंकू का अपना टूटता हुआ दिमाग? आप क्या सोचते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आगे भी इस रहस्य की परतों को ऐसे ही खोलते रहेंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।